Good morning, all of you. Welcome back to Dr. Shaheen classes. And today I am here with previous year questions. And the questions are from December 2018. आपके previous year questions नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके हेल्प करते हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप से पूछे जाएंगे और कैसे उन्हें सॉल्व करना है. तो today I will deal the questions in detail and you will see how the question is solved. So be prepared to solve the questions here. Okay. Now the first question is here. Match the writer with the work. यानी आपके एग्जाम में मैच वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अब पूछे जाते हैं. यानी एक तरफ राइटर और एक तरफ उनके वर्क दे दिए जाते हैं और कई बार आपको एक तरफ थियरी दे दिए जाते हैं और दूसरी तरफ आपको थियरिस्ट दिए जाते हैं. ठीक है, और उन्हें मैच करना होता है. ठीक है, तो राइटर है एक तरफ, दूसरी तरफ आपका वर्क है फर्स्ट क्वेश्चन में. एंड हेयर द राइटर इज जॉर्ज पैटनहम एंड थॉमस एस्प्रेट, लुइस बैली एंड थॉमस हॉब्स. इधर है लिवियाथा एंड प्रैक्टिस ऑफ पायटी, आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी एंड फोर्थ इज द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी. तो देखिए जॉर्ज पैटनहम, ही हैज रिटन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री. ओके, द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री. And in this art of English poetry, George explains the definition of poetry and also the rhetorical devices and how the poetry functions and what is the purpose of poetry. He talks all these things in the art of English poesy. तो आपका A का 3 हो गया करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज थॉमस एस्प्रेट. So Thomas Esprit, here the history of the Royal Society he has written 4. And Lewis Bailey and Thomas Hobbes. तो Thomas Hobbes का लिवियाथा है. In लिवियाथा Thomas Hobbes talks about the absolute surrender of the government, how public should surrender before the government and a public shouldn't violate the rules made by government and any violation against government will create chaos, murder, rape, etc. यानी कि थॉप्स कहते हैं लिवियाथा में, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है लिवियाथा. इसमें कहते हैं कि पब्लिक को क्या है, सरेंडर कर देना चाहिए गवर्नमेंट के सामने और कोई भी जो रूल्स है गवर्नमेंट रूल्स उसको ब्रेक नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम उसे ब्रेक करते हैं तो अगर वायोलेट करते हैं तो क्योस क्रिएट होगा और मर्डर और कोई भी जो गलत चीज़ है वह समाज में क्रिएट होगा. तो ऐसा कहते हैं. हालांकि एक और फिलोसफर है लॉक ना, जॉन लॉक, तो वह इनके जस्ट अपोजिट कहते हैं कि वी शुड वायलेट द रूल्स व्हेन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स गवर्नमेंट डजंट प्रोटेक्ट आवर प्रॉपर्टी, नेचुरल प्रॉपर्टी, है ना. सो इस तरह से देख लिए हम. जो ए का जो हो गया आपका 3 हो गया और थॉमस एस्प्रेट का द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी एंड लिविस बेली इट्स डी का हो गया आपका लिवियाथा. तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपका ये वाली बी आंसर हो जाएगा. ए का 3 एंड बी का 4, है ना, एंड सी का 2, सी का 2 द प्रैक्टिस ऑफ पाइटी एंड डी का लिवियाथा. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसमें बी हो गया सेकेंड. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये. आई एलन सिलिस द ट्रॉटरनामा traces the history of the Anglo-Indian community in a chronicle of 7 generations of the Trotter family told by the 7 Trotter. This narrator is, यानी कि इसमें नरेटर कौन है. तो सबसे पहले हम देखते हैं एलन सिलिस का ये ट्रॉटरनामा क्या है. एक्चुअली द ट्रॉटरनामा, ओके, ट्रॉटरनामा इट इज प्रोस एपिक. हाँ, ट्रोटरनामा इट इज प्रोस एपिक एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1988. ट्रोटरनामा पब्लिश हुआ था 1988 में एंड यह बहुत पॉपुलर बुक है एंड यह मॉक एपिक भी है. यानी कि ये प्रोस है एंड यह मॉक एपिक भी है ट्रोटरनामा. और ये किसको डील करता है,
तो it traces the antecedents of a particular community called the Anglo-Indian family, है ना। Anglo-Indian family को यह ट्रेस करता है और it is a story of changes of future, ठीक है। और इसकी एक सब टाइटल भी है, ट्रोटरनामा की सब टाइटल जो है वह अ क्रोनिकल है। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सब टाइटल से, तो ट्रोटरनामा का क्वेश्चन एक बार इस तरह से पूछा गया है और दूसरे तरह से आपको क्या है कि आपको सब टाइटल भी पूछा जा सकता है। तो यह एक्चुअली क्या है, इसका स्टोरी क्या है। सो द ट्रोटरनामा एक्चुअली डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड इंटर रेशियल ग्रुप। और ये इंटर रेशियल ग्रुप कैसे फॉर्म हुआ, तो इट इज थ्रू द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश मैन एंड इंडियन वुमेन, है ना, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यानी कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम में क्या था, जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में थे और उस टाइम ब्रिटिश मैन और इंडियन वीमेन के बीच जो भी रिलेशनशिप हुई और उस रिलेशनशिप से जो फैमिली क्रिएट हुए उसे हम क्या यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पे ट्रेस किया जाता है, एंग्लो इंडियन फैमिली को, ठीक है। सो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अ फॉर्जर ऑफ इंडियन मिनिएचर्स। करेक्ट आंसर इज अ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियलिटी इज दैट नथिंग हैपन। Reality is that nothing happens. How many of the events of history have occurred? Ask yourselves for this and for that reason, but for no other reason fundamentally than the desire to make things happen. I present to you history, the fabrication, the diversion, the reality obscuring drama. ठीक है, यानी कि विच पोस्ट मॉडर्न नॉवेल दस सबवर्ट द ट्रूथ क्लेम्स ऑफ ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन इज मिशेल ऑन्डेटजिस द इंग्लिश पेशेंट, सेकेंड इज A.S. बायर्स पजेशर, थर्ड इज जॉन फाउल्स द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन एंड फोर्थ इज ग्राहम स्विफ्ट्स वाटरलैंड। सो देखिए ये कौन से पोस्ट मॉडर्न नॉवेल है, दैट्स अबाउट द ट्रूथ क्लेम्स ऑफ ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी। तो ये ग्राहम स्विफ्ट का वेस्टलैंड है। अब ग्राहम स्विफ्ट का वेस्टलैंड क्या है, तो देखिए यह तो सबसे पहला पोस्ट मॉडर्न नॉवेल है ना, पोस्ट मॉडर्न नॉवेल है। और दूसरा क्या है कि द नॉवेल इज अबाउट अ हिस्ट्री टीचर एंड हु इज वेरी मच डिप्रेस्ड एंड ही इज फोर्स्ड इनटू रिटायरमेंट एंड ही हैज अ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज वाइफ and his wife name is Mary, and then he is very much fed up with his life, and finally he steals the baby. So this is all about the story of this novel, Graham Swift Waterland, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रियलिटी इज दैट नथिंग हैपेंस, हाउ मेनी ऑफ द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री हैव अकर्ड। सो ये आपका जो है स्टेटमेंट्स ग्राहम स्विफ्ट के वाटरलैंड से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन यस, द NND to denote the popular nouns as in oxen, children, brethren has written from the have survived from the first option is old Middle English pronouncing custom of plurals. Second option is Anglo normal case of making plural nouns. Third option is Middle English humors and chants in English parishes. And fourth option is Old English practice in making plural nouns. तो देखिए ये जो है ऑक्सन, चिल्ड्रन, ब्रदरन, सर्वाइव्ड, ये ओल्ड इंग्लिश, ये सब ओल्ड इंग्लिश प्रैक्टिस है इंग्लिश का, जिसको प्लुरल बनाया जाता है। जैसे ऑक्स का ऑक्सन हुआ, है ना, फिर चाइल्ड का चिल्ड्रन हुआ। तो ये सब हमारा क्या है, ओल्ड इंग्लिश से आता है, ओल्ड इंग्लिश फॉर्म ऑफ प्लुरल है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, what type of writing did
Walter Pater defined as the special and opportunity art of the modern world. First option is the lyric, second is the comic drama, third is non-fiction prose, fourth is the novel. तो देखिए what type of writing did Walter Pater define as the special and opportunity art of the modern world? He talks about non-fiction prose. So the correct answer is C. So देखिए Walter Pater जो है he belongs to the movement Art for Art 6, that is aesthetic movement. Okay, and art say in Art for Art sake, Walter Pater he says that the function and the purpose of art should to give aesthetic pleasure, no, rather than any moral or other purpose. So there is another writer, Matthew Arnold. What he talks about art for life 6. So the purpose of art is to give moral lessons. The function of art is to provide, you can say, द डिडक्टिव पर्पस. तो यहाँ पर क्या है कि जो वाल्टर पेटर है उनका जो स्लोगन है आर्ट फॉर आर्ट सिक्स, वो क्या कहते हैं एस्थेटिक मूवमेंट में कि आर्ट का फंक्शन क्या है, एस्थेटिक प्लेजर को देना और कोई अदर फंक्शन नहीं है. ठीक है, लेकिन मैथ्यू अर्नल्ड क्या कहते हैं कि आर्ट का फंक्शन जो है वह क्या प्रोवाइड करना है कि हमें मोरल लेसन दे, मोरल टीचिंग दे, डायरेक्टिव होना चाहिए आर्ट के. आर्ट शुड टीच अस हाउ टू लिव. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है वाल्टर पेटर को जब भी आप पढ़ेंगे. तो ये इन्होंने किसके लिए डिफाइन किया, तो नॉन फिक्शन प्रोज के लिए किया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है which of the following statement is true of the Way of the World? Way of the World is a very famous work by William Congreve, and so many questions have been asked in previous year questions from the Way of the World. First option is here, the Way of the World failed on a stage. Second option is Milema and Mirabel failed to obtain the consent of Milama's aunt for their marriage. Third option is The Way of the World was performed and published in 1702. And the fourth option is The Way of the World presents a heroine pretending to love an older man. Okay. सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वह ट्रू है वे ऑफ द वर्ल्ड की? तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वही आपका ट्रू है. द वे ऑफ द वर्ल्ड फेल्ड ऑन स्टेज. यह फेल्ड हुआ स्टेज पे. कैसे हुआ? एज यू नो कॉन्ग्रीव this work remained failure on stage, and Congreve failed to achieve popularity from this book because of how he used the offensive dialogues and how he used a too complicated plot, and that's why it remained failure. क्यों रहा? क्योंकि इसका जो प्लॉट रहा वह कॉम्प्लिकेटेड रहा, है ना, और डायलॉग जो है वह ऑफेंसिव रहा, वल्गर रहा, इस वजह से इमोरल डायलॉग्स रहा, जिस वजह से यह फेलियर रहा स्टेज पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द अल्टरनेटिव टाइटल थिंग्स एज दे आर. यानी कई बार आपको एग्जाम में जब किसी वर्क का कोई सेकेंड टाइटल होता है यानी सब टाइटल होता है, तो आप जरूर याद करके जाइए क्योंकि उससे क्वेश्चन आ जाते हैं. सो थिंग्स एज दे आर किसका अल्टरनेटिव टाइटल है? फर्स्ट ऑप्शन इज मैरी शेलीज फ्रैंकेस्टीन, सेकेंड इज सॉल वॉल्टर स्कॉट्स वेवर्ली, एंड थर्ड ऑप्शन इज विलियम गॉडविन्स स्लेवेलियम, एंड फोर्थ ऑप्शन इज होरेस वॉलपुल्स द कैस्टल ऑफ ऑटरांटो. थिंग्स एज दे आर जो है वह सब टाइटल है विलियम गॉडविन का, स्लेवेलियम का. ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. यस, इन मार्लोस डॉक्टर फॉस्टस व्हाट बुक्स does Valdez counsel Faustus to study in preparation for conjuring of spirits? यानी स्पिरिट्स को कंज्यूर करने के लिए जो वैल्डेस है वह फॉस्टस को कौन कौन से बुक को स्टडी करने के लिए सलाह देता है. फर्स्ट ऑप्शन इज द वर्क ऑफ बेकन एंड एवेनस, सेकेंड इज हेनरी पैसलर एंड न्यू टेस्टामेंट, थर्ड ऑप्शन इज द वर्क्स ऑफ ओविड एंड होमर, फोर्थ ऑप्शन इज द वर्क्स ऑफ बैक्स्टर एंड हॉर्स्ट. तो इसका करेक्ट कोड कौन सा होगा? फर्स्ट में है आपका 2 and 3, सेकेंड में है 2 and 4, एंड सी में है ए फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड डी ऑप्शन में है आपका कोड फर्स्ट एंड 3. तो देखिए इसमें सलाह देता है पढ़ने के लिए द वर्क ऑफ बेकन एंड एवेनस, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा.
एंड द हिब्रू पैसलर एंड न्यू टेस्टामेंट, इसकी सलाह देता है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए डॉक्टर फॉस्टर जो है क्रिस्टोफर मार्लो की, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड इट इज अ मोरालिटी प्ले एंड here the classic tragic hero Dr. Faustus, he suffers internal conflict and dilemma in his life and that leads to downfall. Okay, so इस तरह से है ये प्ले आपका ट्रेजिक प्ले। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्ले की तरफ। नेक्स्ट प्ले है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन is which of the following poem is quoted as the epigraph to A Raisin in the Sun by Lauren Hansberry? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज अ बिग सी, सेकेंड इज आई टू सिंग अमेरिका, थर्ड इज द नेग्रो स्क्रिप्ट्स एंड फोर्थ इज द हैरलम डीम डेफोर्ड। तो कौन सा है इसमें कोटेड एज एपिग्राफ? इसके लिए यानी कि लॉरेन हैंसबेरी का जो वर्क है रेजिंग इन द सन, उसके एपिग्राफ में कोट किया गया है, तो आपका हैरलम एंड ड्रीम डेफोर्ड करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए एक्चुअली द हैरलम ड्रीम डेफोर्ड एक्चुअली यह है क्या? तो हैरलम ड्रीम डेफोर्ड जो है एक्चुअली यह फेमस पोयम है। ओके, फेमस पोयम है, तो फेमस पोयम बाय लैंगस्टन ह्यूजेस। ओके, लैंगस्टन ह्यूजेस ने इस पोयम को लिखा है और इट फोकसेस ऑन द पोस्टपोन ड्रीम्स फॉर अफ्रो अमेरिकन्स। ओके, सो ये करेक्ट आंसर इज हियर डी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर adherents of 14th century religious movement associated with vernacular preaching, translation of New Testament into English and challenges to the authority to the priests and bishops were called. First option is Lollards, second is Levelers, third is Deists and fourth is Agnostics. तो ये देखिए कि रिलीजियस मूवमेंट 14th सेंचुरी में जो था एसोसिएटेड विद वर्नाकुलर प्रीचिंग, ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट इनटू इंग्लिश, यह लॉलार्ड्स थे। तो लॉलार्ड्स कौन थे एक्चुअली? तो लॉलार्ड्स जो थे वो 14th to 16th सेंचुरी इंग्लिश रिलीजियस मूवमेंट्स में आते हैं ये लोग, रिलीजियस मूवमेंट। और ये जो थे ये ग्रुप, इट वाज लेड बाय जॉन वाइक्लिफ। इनके लीडर थे इस ग्रुप के, लॉलार्ड्स के। ठीक है, और ये जो इनका क्या था, द लॉलार्ड्स ग्रुप डिमांडेड द रिफॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ये वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी के रिफॉर्मेशन का डिमांड कर रहे थे। ठीक है, सो ये करेक्ट आंसर वुड बी है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है व्हाट इज इम्प्लाइड रीडर, यानी इम्प्लाइड रीडर क्या है? अ रीडर हु एम्बॉडीज ऑल दोज predisposition necessary for a literary work to exercise its effect. Second option is the ideal audience envisaged by the author and to whom the work of literature is supposedly addressed. Third option is the ideal reader of a work of literature which is approximated over time by successive response of generations of actual readers. And fourth option is the ideal average reader who can approach a work of literature with no preconceived ideas about the author's life, the time of composition etc. देखिए इम्प्लाइड रीडर आपका एग्जाम में कई बार पूछता है थियरी में। ठीक है, तो इम्प्लाइड रीडर एक्चुअली क्या होता है? तो एक्चुअली देखिए आपका जो इम्प्लाइड रीडर होता है, a reader who embodies all those predispositions necessary for a literary work to exercise its effect. So अब करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। जो आइडियल रीडर जो होता है एक्चुअली वह क्या होता है? दैट इज एन हाइपोथेटिकल रीडर ना, यह रियल रीडर नहीं होता है ना, रियल रीडर नहीं होता है बल्कि यह एक हाइपोथेटिकल रीडर होता है। एंड इट इज अ रोल टू डिजाइन एंड who represents the audience to the reader ना, represent करता है ऑडियंस को। and it is a role designed to understand the work's specific knowledge, यानी किसी भी वर्क को स्पेसिफिक नॉलेज को जानना और इमोशनल रिस्पॉन्स को देना, that is implied reader। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
Next question is here. Which post-war British poet ends a poem with the line "Get straight, books are a load of crap"? First option is Philip Larkin, second is Frank Wren, third is Tom Gunn and fourth is Ted Hughes. तो ये जो लाइन है यह कहाँ से है? तो ये जो लाइन है यह है फाइनल स्टेंजा ऑफ ए स्टडी ऑफ रीडिंग, ना, स्टडी ऑफ reading habits, a study of reading habits. A study of reading habits is a poem by Philip Larkin. ठीक है, फिलिप लैडकिन की पोयम है A study of reading habits. उस पोयम की फाइनल स्टेंजा में आपको ये सेंटेंस मिलेगा, गेट स्टूडेंट बुक्स आर अ लोड ऑफ क्रैप, वेयर ही टॉक्स अबाउट द चाइल्ड्स डिसइंटरेस्ट इन स्टडी, हाँ, कैसे बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसके बारे में इसमें डील किया गया है. सो करेक्ट आंसर आपका ए है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग exemplified द रोल ऑफ द पीसेंट पोएट. पीसेंट पोएट का रोल इसमें कौन कौन से करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज जॉन क्लेयर, सेकेंड इज जॉन किट्स, थर्ड इज विलियम कॉबेट एंड फोर्थ इज रॉबर्ट बोन्स. सो देखिए, जॉन क्लेयर एंड रॉबर्ट बोन्स, ये दो ऐसे पोएट है जिनको पीसेंट पोएट के रोल दिया जाता है. ठीक है, सो आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा. जॉन क्लेयर एंड रॉबर्ट बोन्स, दे आर कॉल्ड पीसेंट पोएट्स. ठीक है, सो योर आंसर इज सी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, इट वॉज द फर्स्ट नरेटिव ऑन द Life of a Black Woman Slave to be published in England in 1832. It has no profound influence on the abolition movement in Britain. So identify the book and its title. First option is Harriet Jacobs' Incidents in the Life of Slave Girl. Second is Mattie Jean Jackson, The Story of Mattie G. Jackson. Third is Mary Prince, The History of Mary Prince. And last option is Elizabeth, Memoir of Old English, a Colored Woman. Okay, so your abolition. Yeah, the correct answer would be Mary Prince, The History of Mary Prince. How? Because it talks about the life of a black slave. ना, यहाँ black slave की narrative है, तो ये Mary Prince जो है, that is the life of a black woman slave. यह autobiographical work है. ठीक है, autobiographical यानी कि आप कह सकते हैं first autobiographical work by a black woman. And she talks about her experience as a slave, and she was born in an enslaved family of Africa, and how she was sold so many times, and then she brought to England as a slave, and finally it became the first autobiography by a black woman and published in 1831. Okay, and it was the first book by an enslaved woman to be published in the United Kingdom, The History of Mary Prince. Okay, so the correct answer is C here. And next question we